नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। स्वागत है आपका। पहले फेज की पोलिंग खत्म हो चुकी है, जमीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं और पोलिंग से पहले के जो ओपिनियन पोल्स थे वो दिखा रहे हैं कि काफी कांटे की टक्कर है। नर्वस हैं आप थोड़े? देखिए, पहले पोल की जो रिपोर्ट हमारे पास है और मैं समझता हूं वो जमीनी रिपोर्ट है, क्योंकि किसी भी सर्वे, कोई भी सर्वे हर बूथ को कवर नहीं कर पाता। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ को कवर कर रहे हैं। एक मजबूत 2/3 सरकार का फाउंडेशन डालने का काम पहले फेज में हो चुका है। हम कम से कम 32 सीट पहले फेज में हम जीतेंगे। 32 से ज्यादा सीटें जीतने की भी संभावना है। और मुझे, मेरा जो अब तक का असेसमेंट है बिहार चुनाव का, सबसे कठिन फेज हमारे लिए पहला फेज था। पहले आपने बात कही थी, कहा था कि चुनाव लड़ा जाएगा विकास के नाम पे। अब जैसे जैसे कैंपेनिंग हो रही है हम देख रहे हैं कि विकास का एजेंडा थोड़ा किनारे हो गया है और चर्चा ज्यादा जात की हो रही है। आपको लग रहा है कि पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड ये चुनाव हो गया है? किसने शुरुआत करी? हमने तो नहीं करी। हमारा तो भाषण आज भी विकास के मुद्दे पर ही होता है। अगर कोई चुनाव को जात पर ड्रैग करने जा रहा है तो दोष उनका है। लालू प्रसाद जी और नीतीश जी ने पूरा चुनाव को जाति और अलग अलग मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया है, मगर बिहार की जनता आज भी विकास के मुद्दे पर मतदान करने जा रही है, बिहार के गौरव के मुद्दे पर मतदान। आप मानते हैं इसको कि बैकवर्ड जातियों वर्सेस फॉरवर्ड जातियों का ये चुनाव हो गया है? कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने सभी जाति, सभी समुदायों को अपने यहाँ प्रतिनिधित्व दिया है और एक प्रकार से बैलेंस टीम लेकर हम बिहार की जनता के सामने गए हैं। अगर उसको कोई जाति में कन्वर्ट कराना भी चाहेगा तो मुंह की खाएगा, इसका मुझे विश्वास है। हाल में हमने ये भी देखा कि एक अचानक सा सांप्रदायिक रंग आया इस चुनाव में, जब से दादरी की घटना हुई। आपको लग रहा है कि कुछ हद तक कम्युनली पोलराइज हुआ है आप मुझे बताइए, दादरी और बिहार के इलेक्शन का क्या लेन देन है? क्योंकि बीफ पॉलिटिक्स की तो यहाँ पर भी काफी जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद किया, आपने किया, बाकियों ने जिक्र किया। देखिए, आप बहुत सारी चीजों को मिक्सअप मत करिए। दादरी शुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालने में विफल गई है, ये मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होना चाहिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ये क्यों मध्य प्रदेश में नहीं होता, क्यों गुजरात में नहीं होता, क्यों गोवा में नहीं हुआ, क्यों महाराष्ट्र में नहीं हुआ, क्यों हरियाणा में नहीं हुआ? जहां समाजवादी पार्टी की सरकार है वहीं ये हो रहा है। पर जो अरेस्ट हुआ उनमें एक सेकंड, इसकी सीधी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सरकार की है। और आपने संविधान का अभ्यास तो किया ही होगा। लॉ एंड ऑर्डर में कोई ज्यादा हस्तक्षेप भारत सरकार का नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और पूरी घटना की जिम्मेदारी के मूल में, जिम्मेदारी छोड़िए, उसके मूल में जाएंगे तो पुलिस और प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। इसके कारण अनरेस्ट बढ़ा है, तनाव बढ़ा है और वो तनाव के कारण ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पर जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एक आपका स्थानीय कार्यकर्ता है, उसका लड़का अरेस्ट हुआ है, उसके इर्द गिर्द के लोग अरेस्ट हुए हैं। भाई, जिसने भी ये किया है वो गलत किया है, उसको अरेस्ट करना चाहिए। मगर मेरी आपसे एक छोटी सी और विनती है। आप इतने उछल कर 5 दिन से दादरी 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 कर रहे हैं राहुल कंवल, जहां पर हिंदू लड़कों को मार दिया गया है, वहां पर कितने अरेस्ट हुए आपने स्टडी किया है? स्टडी किया है? ये शिकायत है वेस्टर्न यूपी में कि कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत नहीं है, हकीकत है। और राहुल कंवल क्यों चुप है, मैं पूछना चाहता हूं। आज तक क्यों चुप है, मैं पूछना चाहता हूं। आज तक वहां क्यों कैंप नहीं करता? हमने सवाल आप लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ मिले हुए हैं? हम किसी से नहीं मिले, वो तो हमसे बड़े परेशान रहते हैं। आप नहीं, आपकी लाइब्रेरी से दादरी के इश्यू का और इसका दोनों का कवरेज निकालिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। और मेरा आपको चैलेंज है, आपने सभी दर्शकों को वो कवरेज का टाइम दुनिया के सामने रखना चाहिए। अगर जर्नलिस्ट भी ऐसे हो जाएंगे तो मुझे लगता है हमने पहले आपको बताएं कि ये सवाल उठाए कि क्यों एक ही संप्रदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन सर, आप ये बहुत बड़ा मामला है राहुल जी, और इसको आपने अच्छे से रखना चाहिए। दादरी का सवाल पूछने के पहले आपका स्टडी रखना चाहिए कि क्यों दादरी जैसी घटनाएं हो रही है। पर उस दादरी जैसे माहौल में क्या बीजेपी के कुछ नेताओं ने आग में घी डालने का काम नहीं किया? सबसे पहले दादरी में कौन गया?
राहुल गांधी गए, उसके बाद में कौन गया, ओवैसी गए, उसके बाद में कौन गया, केजरीवाल गए। बीजेपी की ओर से एकमात्र हमारे नेता गए, महेश शर्मा जी गए, सांसद है वहां, जो वहां के लोकल सांसद है। उसका जाने का सबसे बड़ा अधिकार था, क्योंकि उसका मत क्षेत्र है। नहीं पर कौन गया? संगीत सोम भी गए, बदले की भावना की बात। भैया एक बात मुझे बताओ, आप अरविंद केजरीवाल को पूछा क्या, क्यों गए? आपने ओवैसी को पूछा? आपने राहुल गांधी को पूछा? क्यों नहीं पूछा? हमने तो पूछा नहीं पूछा भाई, मैं देखता हूं टीवी, जानकार हूं। नहीं पूछ रहे हैं ना आप मुद्दा बना रहे, कम्युनल मुद्दा। हम नहीं बना रहे हैं। हमने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। 8वें दिन पर संगीत सोम वहां पर गए। उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, जो गाय को मारेगा हम उसके खिलाफ बदला लेंगे। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ऐसा नहीं कहा। मैंने देखा इंटरव्यू, कहा उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। फिर भी संगीत सोम ने नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। महेश शर्मा का जाना इसलिए लाजमी था क्योंकि वो वहां के जनप्रतिनिधि है, सांसद है। न भी जाते तो अपने फर्ज से वो आगे पीछे होते। पर हाल के दिनों में जो वाकये हुए हैं उससे लोगों को लग रहा है कि जो सांप्रदायिक पारा है वो चढ़ रहा है। जैसे फर्ज कीजिए, और कल इंटॉलरेंस बढ़ रही, एक के बाद एक हमने देखा। कलबुर्गी की हत्या के बाद जो साहित्य अकादमी के विनर्स हैं, जितने भी तमाम लेखक हैं, वो अवार्ड वापस कर रहे हैं। हत्या कहाँ हुई? नयनतारा सहगल से लेके अशोक वाजपेयी। हत्या कहाँ हुई? यूपी में हुई। भाई तो हमें क्यों पूछ रहे हो? वो कह रहे थे कि पीएम खामोश हैं, बीजेपी कुछ कर नहीं रही, अमित शाह भड़का रही, इस तरह की बातें हो रही। मगर हत्या यूपी में होती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। बीजेपी किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकती है इसको? आप क्या कहना चाहते हो? यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है या नहीं है? गड़बड़ तो है ही। तो क्या करना चाहिए हमने? क्या आप सोच रहे? नहीं, हम तो कुछ नहीं सोच रहे भैया। लगाने के बारे में हम कह रहे आप इतना तो बोलो कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है। वहाँ क्या सांप सूंघ जाता है आपको? आप तो कोई बोलते ही नहीं हो। हम तो कई सवाल खड़े कर चुके हैं, नाराज भी हैं वहाँ पर। हमारी जितनी तीव्रता से नहीं होता है राहुल जी। दर्शक देख रहे, निर्णय करने दो दर्शकों को। उनको लगता है कि उनके पीछे पड़े, आपको लगता है कि ठीक से सवाल पूछ नहीं रहे। पत्रकार इसी दोनों के बीच में फंसा। निश्चित रूप से ठीक से सवाल नहीं पूछे जा रहे। हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में शिवसेना ने कहा कि खुर्शीद महमूद कसूरी की बुक लॉन्च नहीं होगी। सुधींद्र कुलकर्णी आप ही की पार्टी में वाजपेयी जी, आडवाणी जी के सलाहकार रहे, उनके मुंह पे इंक छिड़की गई। क्या ये ठीक हो रहा है सर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने इसका समर्थन नहीं किया। दोनों ने समर्थन नहीं किया। नहीं तो क्यों हो रहा है? तो आपकी अलायंस पार्टनर। भाई ठीक है, अलायंस पार्टनर है। शिवसेना का शुरू से एक स्टैंड है पाकिस्तान के बारे में। हम इसका समर्थन कभी नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी समर्थन नहीं किया, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नहीं, पर यह भी हमने देखा कि शिवसेना ने कहा कि जो म्युनिसिपल इलेक्शन है वो अब अलग से लड़ना चाहते हैं। आपको कुछ तनाव नजर आ रहा है रिश्ते में? हो सकता है अलग से लड़े, इसमें क्या है। हम विधानसभा भी अलग अलग लड़े थे, तो आपको इसमें तनाव क्या बात है? भाई देखो, गठबंधन जबरदस्ती से नहीं होता है। अगर सीटों के अरेंजमेंट के बारे में दोनों पार्टियां अपने आप को ठीक प्लेस समझेगी तभी तो गठबंधन चलेगा। इसमें तनाव क्या है? पर आपको लगता है कि स्थिति ऐसी हो सकती है कि शिवसेना अलग हो जाए बीजेपी से सरकार में? देखिए, हम राजनीति में अगर के आधार पर नहीं सोचते हैं। जब इलेक्शन आएगा, दोनों पार्टियां बैठेगी, सीट पर चर्चा होगी, सीटों के बंटवारे पर चर्चा। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। क्या अभी कहाँ चुनाव है? तो साथ ही में रहेंगे शिवसेना आपके साथ? मैंने कहा जब बैठेंगे तब जो स्थिति होगी उस पर उस वक्त निर्णय करेंगे। अभी तो बिहार का चुनाव चल रहा है। पर आप ये कह रहे हैं कि जो इंक छिड़की जा रही है इससे आप बिल्कुल भी सहमत नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमने कहा, मेरी पार्टी ने स्पष्ट किया। गुलाम अली का भी कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया। मैंने कहा इस सभी बातों से भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल उसको बुना रहे हैं। वो कह रहे हैं आप दिल्ली में आइए, हम कराएंगे कॉन्सर्ट। बीजेपी के राज में नहीं होगा, केजरीवाल के राज में होगा। गुलाम अली अहमदाबाद में भी कर चुके हैं, गुलाम अली भोपाल में भी कर चुके हैं, गुलाम अली बहुत सारी जगहों पे कर चुके हैं। महाराष्ट्र से बिहार एक बार फिर से लौटते हैं। मोहन भागवत जी सरसंघ चालक साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो भी संघ की एक पत्रकार को, जिसमें उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन की नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए। काफी यहाँ पर प्रतिक्रिया हुई उस बयान को लेकर। नुकसान पहुंचा बीजेपी को? संघ की ओर से एक स्पष्टता जारी की गई है। मोहन जी ने अभी की व्यवस्था के बारे में कभी नहीं कहा। उन्होंने एक अलग प्रकार से अपना विचार रखा है जिसको तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने रखा गया है। संघ की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी स्पष्टता भी हो चुकी है। बहुत बात हो चुकी है, मतदाता जानता है। नहीं, पर इसको बार बार बुना रहे हैं।
लालू भी बुला रहे हैं, नीतीश भी बुला रहे हैं कि अपर कास्ट पार्टी है और रिजर्वेशन पिछड़ों का ले लें। बुलाने दीजिए, निराशा हाथ लगी। आपको लगा कि कुछ जिस पार्टी का मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा पिछड़े मुख्यमंत्री जिस पार्टी के हो, उसको अपर कास्ट कैसे कहोगे? बुलाने दीजिए, निराशा हाथ लगी। आपको लगता है कुछ विलंब हो गया प्रधानमंत्री के क्लैरिफिकेशन में? करीब 10-12 दिन का गैप हो गया। मुझे लगता है लालू और नीतीश जी को मुद्दा समझने में विलंब हो जाएगा। बिहार के चुनाव का मुद्दा विकास है, बिहार में पानी नहीं पहुंचा है शुद्ध पीने का, वो है। 24 घंटा बिजली नहीं पहुंची, वो है। दवाखाने में दवा नहीं है, वो है। बिहार के बेरोजगारों को रोजगारी नहीं मिली, ये है। इंडस्ट्री आने में सबसे अंतिम नंबर है, वो है। ईज ऑफ बिजनेस में सबसे अंतिम है, वो है। मास कॉपी हो रहा है, वो है। मुझे लगता है उनको मुद्दा समझने में बड़ी देरी हो गई है, और जब तक समझेंगे वो जातियां गिनते रहेंगे, हम सीट लेकर सरकार बना। लालू कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं अमित शाह। उन्होंने कहा कि कौन शैतान है जो मुझसे इस तरह की बात कहने की कोशिश करा। आप लोगों ने स्पीच में जाके कहा कि लालू कहते हैं उनके मुंह में शैतान घुस गया। आप ध्यान से सुना मैंने उनका बयान। सुन लीजिए तो अपने आप को मालूम पड़ जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी जुबान में शैतान आ गया, उन्होंने कहा कौन शैतान है जो मुझसे। हमने तो प्रिंट मीडिया में जो छपा था वो देखकर बोले। आपको लगता है कि इससे बहुत नुकसान हुआ, खासतौर से यदुवंशी समाज में? लालू का नुकसान हुआ, लालू जी का? देखिए, एक मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि गाय के मांस और बकरी के मांस में कोई अंतर नहीं है, तो मैं समझता हूं वो बहुत बहुत आघात पहुंचाता है समाज के एक बड़े हिस्से में। आपको लग रहा है कि यादवों का वोट कुछ टूट रहा है, या आपको लगता है कि सीधे सीधे यहाँ पर मुस्लिम, यादव, कुर्मी एक तरफ होकर देखिए बीजेपी को टक्कर? राहुल जी, आज भी मैं आपको भी गुजरात के चुनाव से ट्रैक कर रहा हूं। मीडिया कितना भी प्रयास करे चुनाव को कम्युनलाइज करने का, मीडिया कोशिश करे जाति पर ले जाने का, जाति पर ले जाने का, मगर जाएगा नहीं। 12 मिनट में आपने एक भी सवाल बिहार की बिजली की स्थिति के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जंगल राज फिर से आएगा या नहीं आएगा, अपराध आएगा या नहीं आएगा, खून, अपहरण, फिरौती, बलात्कार होगा या नहीं होगा, एक भी सवाल आपने नहीं पूछा। स्पीच में बोल ही रहे हैं। आप क्या पूछ रहे हैं? दादरी पूछ रहे हैं, गाय पूछ रहे हैं, आरक्षण पूछ रहे हैं। कौन डाइवर्ट कर रहा है? मीडिया ही तो कर रहा है, आप ही तो कर रहे हैं। ये वो तमाम बयान है जो आप ही की पार्टी के नेताओं ने दिए। ना 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 ना, गाय का बयान किसने दिया? नहीं, पर बीफ लिंचिंग पर आपके नेताओं ने जाकर वहां पे इतने भड़काऊ बयान दिए, संजीव बालियान से लेके संगीत सोम तक, ये आप ही के पार्टी के नेता है ना? भैया, वो उत्तर प्रदेश में दिए, बिहार में गाय पर बयान किसने दिया? नहीं, पर यहाँ पर भी उसको बुलाने की कोशिश की गई तमाम बीजेपी नेताओं द्वारा। प्रधानमंत्री ने खुद अपने स्पीच में बोला। एक भी बार नहीं बोले। लालू के बोलने के बाद ये चर्चा शुरू हुई। बिहार के एक भी भाषण लालू जी के इंटरव्यू के पहले का निकाल कर आप मुझे दे दीजिए, हम कहीं नहीं बोले। आपको लग रहा है कि लालू और नीतीश का जो अलायंस है वो ठीक से चल नहीं पाएगा, ये आप लोगों का पहले का कैलकुलेशन था? आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ किस तरीके से वो कॉपरेट करके चल पा रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए ही अलायंस होता है, या बाद में कुछ चलाना भी पड़ता है। नीतीश जी का रिकॉर्ड है, अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार के साथ, पार्टी के साथ सरकार नहीं चला पाए, तो जिस लालू प्रसाद यादव को 20 साल तक जंगल राज कहकर जनता के बीच में एक्सपोज करने का काम किया, जिस कांग्रेस को युवानी के दिनों से गैर कांग्रेसवाद की राजनीति को लेकर नीतीश जी आगे बढ़े, आप मानते हैं ये दोनों के साथ उनका अलायंस चल सकता है? पर वो खुद ही कहते हैं कि पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। अब पॉलिटिकल अरेंजमेंट और अलायंस के बीच में मैं समझता हूं कोई फर्क है। पर आप मानते हैं कि नीतीश के खिलाफ उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जैसी पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ महाराष्ट्र में थी, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हरियाणा में थी, तो ये ज्यादा मुश्किल चुनाव है आपके लिए? मगर नीतीश अकेले नहीं है। नीतीश के एक कंधे पर जंगल राज लेकर लालू बैठे हैं और दूसरे कंधे पर 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला लेकर कांग्रेस बैठी है। बिहार के एक भी भाषण लालू जी के इंटरव्यू के पहले का निकाल कर आप मुझे दे दीजिए। आपका री इलेक्शन है जनवरी में, उनको लगता है कि अगर अभी जो विरोध के स्वर दबे हुए हैं, अगर बीजेपी हार गई तो आपके लिए सब पंजे निकाल के खड़े हो जाए? देखिए, मेरे लिए हर चुनाव नाक का सवाल होता है। मेरी पार्टी को जिताना ये मेरे लिए नाक का ही सवाल होता है। ये चुनाव छोड़ दीजिए,
छोटे से छोटा चुनाव हो, मेरे लिए नाक का सवाल है। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, पार्टी को विजय के रास्ते पर ले जाना मेरा काम है। आपको लगता है पीएम ओवर एक्सपोज हो गए कि एकदम आपने जिस तरीके से हर छोटी सभा में भी उनको उतार दिया, इतनी सारी आपने उनकी रैलियां कराई, अब अगर फर्ज कीजिए चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में नहीं गए तो पीएम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो जाए? राहुल जी, इस देश में एक बड़ा कालखंड आया जब पीएम ऐसे बने जिनकी जन स्वीकृति नहीं थी। क्या पीएम ने अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए? हमारे लिए राहुल जी, आप समझ लीजिए, चुनाव सिर्फ जय पराजय के लिए नहीं होता। मेरे सिद्धांतों का लोगों को परिचय कराना, मेरे एजेंडे का परिचय कराना, मेरी पार्टी का विस्तार करना, ये लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चुनाव हमारे लिए जरिया है लोगों का संपर्क करने का, हमारे विचारों को लोगों के सामने रखने का, और अब तक जो किया है उसका हिसाब देने का। उसको आप जय पराजय के साथ मत जोड़िए। चलिए अमित शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अमित शाह से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।